हो गया ना। Welcome students, welcome to the 9th lecture of the chapter asymptotes. Today we are going to complete a task whose title I have written on the board. Today we are attempting some such questions in which we will find equation of a curve. This curve is either cubic or biquadratic. And which information we are given? We are given about the information of its asymptotes. It means हमें एक कर्व की इक्वेशन फाइंड, अभी तक हम इसका रिवर्स काम करते आए हैं. हमको कर्व की इक्वेशन पता थी, हमने असिम्पटोट्स फाइंड की थी मोस्ट ऑफ द टाइम. अब हम इसका उल्टा काम कर रहे हैं. हमको असिम्पटोट्स नोन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नोन है. ये किस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें आप देखिएगा. और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए कर्व. और ये कर्व जनरली या तो क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगा. तो लेट अस कंसीडर ए क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए क्यूबिक कर्व. एक त्रिघात वक्र की समीकरण ज्ञात कीजिए whose asymptotes are x plus a equals to 0, y minus a equals to 0, and x plus y plus a equals to 0, and which touches the axis of x at the origin and passes through the point -2a, -2a. तो देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. जैसे कि मैंने यहाँ टाइटल में लिखा, हमको एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो कर्व एक क्यूबिक कर्व है. और आगे हम पढ़ते हैं. तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं, दीज आर द इक्वेशन ऑफ द असिम्पटोट्स. हुज असिम्पटोट्स? असिम्पटोट्स ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है. एंड के बाद यहां जो लिखा है, दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैंने टाइटल में लिखी. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर कर सकती है, वेरी कर सकती है. तो यहां पर इंफॉर्मेशन क्या है कि द रिक्वायर्ड क्यूबिक कर्व इज टचिंग द एक्स एक्सिस. टचिंग द एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष को वो स्पर्श करता है. एक तरह से एक्स अक्ष उसकी स्पर्श रेखा है. और कहां स्पर्श करता है? एट द ओरिजिन. तो फॉर एग्जाम्पल अब इधर देखिए, हम अगर इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करें, अगर कोई कर्व मान लीजिए इस तरह का है, तो ये कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट ओरिजिन. एट ओरिजिन टच करने का सीधा साधा ये मतलब है कि ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है. और एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट एट द ओरिजिन. और आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? एंड पासेस थ्रू द पॉइंट -2a, -2a. ओके. तो ये जो रिक्वायर्ड कर्व है, ये एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, उसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. देखिए आप इधर, यहां पर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट हम काम में लेंगे, वो हम ये लेंगे कि अगर एक कर्व nth डिग्री का है, तो उसकी इक्वेशन इस
फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। ये मैं आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में बता रहा हूं। इस फॉर्मेट में Fn क्या है? Fn इज द दैट पार्ट विच रिप्रेजेंट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स। ये बात आपको याद रखनी है। इस Fn के अंदर क्या लिखते हैं हम? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स। और ये जो हमारा इसका सक्सीडिंग पार्ट है, Fn is nothing but certain expression of x and y, and it is also an expression of f x and y. ये जो एक्सप्रेशन है इससे 2 डिग्री लेस होता है। ये अगर मोटी मोटी बातें दिमाग में रखी, then this question is very easy to do। तो देखिए आप, हम इसमें सबसे पहले नोट करते हैं कि कैन आई राइट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फॉर दिस कर्व? सर्टेनली आई कैन राइट। कैसे? ये जो तीनों एसिम्पटोट्स हैं, इन तीनों के लेफ्ट हैंड पार्ट को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल गिव्स मी द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स मतलब अनंत स्पर्शों की संयुक्त समीकरण ऑफ द क्यूबिक कर्व। क्यूबिक कर्व के लिए इज, यहां पर आप क्या कर रहे हैं? x प्लस ए इंटू वाई माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब हम कह रहे हैं लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व, लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूबिक कर्व बी। अब ये जो हम यहां पर लाइन लिखते जा रहे हैं, इसको आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के आपको 7-8 तरह के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। उन सब में आपको ऐसे ही लिखना है जो हम अभी करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले तो कंबाइंड इक्वेशन वाला पार्ट लिखते हैं, एसिम्पटोट। अब आप यहां पर दिमाग में लेकर आइए कि ये अगर मैं इसको F से डिनोट करूं तो यहां पर N क्या होगा? मतलब इट इज F3, बिकॉज इट इज, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल क्रिएट क्यूबिक पावर्स, तो इट इज F3। अगर ये F3 है तो मुझे आगे क्या लिखना है? मुझे आगे लिखना है F1, क्योंकि अगर यहां Fn होता है तो आगे मुझे Fn माइनस 2 लिखना होगा। ओके, यहां पर Fn माइनस 1 मतलब हो जाएगा F1। F1 का मतलब आपको यहां पर एक्स वाई का वो एक्सप्रेशन लिखना है जो 1 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन है। तो 1 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन वैसे तो हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c, पर क्योंकि यहां a पहले से यूज हो रहा है तो यहां पर हम लिख लेते हैं अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा। ये इतनी छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है कि क्यूबिक कर्व के केस में अगर हमें एसिम्पटोट्स नोन है तो हमको वो पार्ट लिखकर इसके आगे ये एक्सप्रेशन लिखना है। रीजन आई हैव टोल्ड यू। अब आपको ये है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूबिक कर्व, लेकिन ये कंप्लीट कब बनेगी? जब अल्फा, बीटा और गामा फाइंड हो जाए। स्टिल दीज आर द 3 कांस्टेंट विच आर अननोन और विच वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो ये तीनों कांस्टेंट फाइंड होंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहता है क्वेश्चन? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिस कर्व टचेस द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ एक्स एट ओरिजिन। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग है कि वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। इसी लॉजिक को हम यहां सबसे पहले अप्लाई करते हैं। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? बाई प्रॉब्लम या बाई द क्वेश्चन, कर्व 1 passes through origin. So gamma equals to 0। देखिए आप
सिंपल सी बात है, ओरिजिन सॉरी मैंने इसको पूरा पुट नहीं किया, मैंने इसमें यहाँ पर 0 0 पुट कीजिए आप एक्स वाई की जगह, तो इट विल ब्रिंग ए इंटू माइनस ए इंटू ए, 0 ए माइनस ए प्लस ए, और यहां पर आ जाएगा प्लस गामा। तो दिस विल ब्रिंग गामा इक्वल्स टू ए क्यू। ठीक है, यहां से माइनस ए क्यू उधर ले गए तो फिर गामा की वैल्यू आ गई, तो ए कांस्टेंट हमें निकल गया। अब बीटा और अल्फा निकालने, तो हम दूसरा वापस से एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। अब हम इस फैक्ट को यूज करते हैं कि ये जो कर्व है मेरा, इसकी ओरिजिन पर टेंजेंट एक्स एक्सिस है। अगर मैं इस कर्व की ओरिजिन पर टेंजेंट फाइंड कर लूं और फिर ये क्लेम करूं कि वो एक्स एक्सिस होनी चाहिए, तो उससे कुछ रिजल्ट निकल सकता है। तो यहां पर हम एक न्यू कंसेप्ट है आपके लिए फिलहाल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब तक हमने यूज नहीं किया है, वो ये कंसेप्ट होता है कि अगर किसी कर्व की ओरिजिन पे टेंजेंट फाइंड करनी है, तो पहली बात तो ओरिजिन पे टेंजेंट फाइंड कब होगी, जब वो कर्व ओरिजिन से पास होगा, है ना, और ओरिजिन पे कोई ना कोई लाइन उसकी टेंजेंट है। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ता है, उस कर्व की इक्वेशन में अगर आप लोएस्ट डिग्री की टर्म्स को 0 कर दें, लोएस्ट डिग्री की टर्म्स का मतलब न्यूनतम घात के पदों को 0 कर दें, तो उससे जो इक्वेशन जनरेट होगी वो उस कर्व की ओरिजिन पर टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व 1 एट द ओरिजिन इज, मैं लिख देता हूं उसके बाद में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द कर्व एट द ओरिजिन इज। तो अब आप देखिए, इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को अगर हमें इसमें 0 करना है, तो गामा तो इसमें निकल चुका है ना, गामा कितना है हमारा, ए क्यू। अच्छा, पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आई थिंक थोड़ा हमें डायरेक्ट कर दिया, एक सेकेंड, हम यहां इसके बाद हम ये गामा को निकालने के बाद हम कहेंगे नाउ राइटिंग इक्वेशन 1 एज फॉलोज। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसमें, हम इस तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट काम जो है करना पड़ेगा। देखिए आप, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई माइनस ए एक्स प्लस ए वाई माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर एक्स प्लस वाई प्लस ए, देन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस ए क्यू, गामा की जगह में ए क्यू पुट कर। ओके, फिर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि मुझे अभी इन दोनों ब्रैकेट्स को और मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए इधर, इसको मैंने लिखा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये कैसे आई टर्म, एक्स वाई से मैंने इस दोनों को एक साथ इकट्ठे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इससे मुझे क्यूबिक टर्म्स मिल गई। फिर मैं फर्दर पूरी इक्वेशन को चेक करता हूं, तो मुझे फर्दर अब क्यूबिक टर्म्स नहीं मिल रही, तो अब मैं स्क्वायर वाली टर्म्स लिखूंगा। स्क्वायर वाली टर्म्स देखिए कौन कौन सी आएंगी, एक तो एक्स वाई इंटू ए करने से आएगा, ए एक्स वाई। फिर स्क्वायर वाली टर्म इससे आएगी, माइनस ए एक्स इंटू एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। फिर ए वाई इंटू वाई प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आई थिंक यही स्क्वायर वाली टर्म्स है, और तो कोई नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें से हम ए कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। फिर आप यहां पर लिखेंगे 1 डिग्री टर्म। तो 1 डिग्री टर्म कौन कौन सी, तो 1 डिग्री टर्म देखिए यहां से 4 बार आएगी। ए जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा और जब ए स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो आई गेट माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ओके, देन अगेन माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई।
ये माइनस ए स्क्वायर एक्स, जस्ट ए मिनट, एक्स इंटू वाई की टर्म लिखी है ना और वो, तो ये लिखी है अपने माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, इन दोनों को किया माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। और यहां से आया अपने पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। दिस इज द कंप्लीट पोर्शन ऑफ 1 डिग्री टर्म। और प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यहां से भी आएगा, देखिए माइनस ए क्यूब और प्लस ए क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए क्योंकि कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, तभी तो 0 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर यहां पर आप देखिए प्लस ए इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहां पर हम लीनियर टर्म्स में देखते हैं कुछ यहां पर और सिंप्लीफिकेशन होता है क्या। तो आप देखिए माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस ए स्क्वायर एक्स दोनों ऐड हो रहे हैं और प्लस अल्फा एक्स। तो अगर मैं एक्स कॉमन लेके लिखूं तो अल्फा माइनस 2a स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर देखिए आप वाई बीटा माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस ए स्क्वायर वाई तो कैंसिल हो गए, आई थिंक प्लस ए स्क्वायर वाई और माइनस ए स्क्वायर वाई कैंसिल हो गए। यहां पर केवल बीटा वाई बच रहा है, ठीक है। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व्स इक्वेशन। यहां तक हमने सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई क्यों किया? क्योंकि अब हमें एक इंपॉर्टेंट टास्क ये करना है कि हमें इस कर्व के लिए ओरिजिन पर टेंजेंट की इक्वेशन मुझे कैलकुलस के कंसेप्ट से लिखनी है, ठीक है। तो आप देखिए अब हम क्या कहेंगे, इसको हम चाहे तो नंबर 1 और हमारा रिक्वायर्ड कर्व था तो उसको 1 डैश कर देते हैं, ताकि ये वो न्यू इक्वेशन नहीं है, 1 ही है। 1 को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve 1 dash at the origin is given by। अब ये काम थोड़ा सा आपके लिए नया है, तो इसको आप समझिए कैसे करना है। ये जो हम काम कर रहे हैं ये किसी भी कर्व पे एप्लीकेबल है, केवल यही नहीं, कोई भी कर्व जो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी अगर हमें ओरिजिन पर टेंजेंट फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, उस कर्व की इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के इक्वल करना है। लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल करने का मतलब आप ये देखिए कि उस कर्व की इक्वेशन में सबसे कम घात के पद कौन से हैं। तो सबसे कम घात के पद देखिए अब ये दोनों, तो इन दोनों की घात 1 है और 1 से कम घात का पद इसमें है नहीं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, x इंटू अल्फा माइनस 2a स्क्वायर प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू 0। और चाहे तो आप यहां पर ये कंसेप्ट लिख सकते हैं जो मैंने आपको बोल के बताया कि हम ये कैसे लिख रहे हैं। आप यहां लिखेंगे ब्रैकेट में कि इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन 1 डैश, ठीक है, मैंने आपको बोल के बता दिया है। अब ये तो हमने लिखा हमारे कैलकुलस के कंसेप्ट से, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस कर्व की ओरिजिन पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये तो हमने निकाला हमारे मेथड से, फॉर्मूले से, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो दीज टू शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है। तो हम इसको यहां पर लिख रहे, क्या कहेंगे हम, बट बाय द प्रॉब्लम T00, देखिए आप ये स्टैंडर्ड सिंबल है, T00 का मतलब टेंजेंट एट द ओरिजिन, T00 टू द कर्व 1 और 1 डैश, दोनों मतलब सेम है, इज y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप चाहो यहां पर इसको 2 और इसको 3 नंबर डाल सकते। अब आप लिखोगे कंपेयरिंग 2 and 3,
या 2 and 3 should be identical. Since 2 and 3 are identical, identical का मतलब समरूप, एक जैसी हैं, so we should have. तो आप बताइए इसमें ऐसा क्या करें ताकि ये इक्वेशन ये बन जाए, यानी कि अल्फा और बीटा की वो क्या वैल्यूज ली जाए ताकि ये वैल्यू ये बन जाए. तो एट ए फर्स्ट साइड हमको क्या लगता है कि भाई इसमें एक्स की टर्म नहीं है, तो यहां पर ये टर्म को हमें वैनिश करना है, खत्म करना है, ये टर्म जीरो करनी है. ये कब होगी? जब अल्फा वाली दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, एक तो हमें ये पता पड़ता है. दूसरा हमें क्या पता पड़ता है, ये खत्म हो गया. अब यहां पर क्या बचा? बीटा वाई इक्वल टू जीरो. और यहां पर क्या है? वाई इक्वल टू जीरो. तो हमको लगता है कि बीटा को 1 होना चाहिए, तभी तो ये वाई इक्वल टू जीरो बनेगी. बट रिमेंबर, दिस इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट बीटा बिकम्स 1. क्योंकि जब इधर देखिए, पहले हम रफ में सोचते हैं कि अगर अल्फा 2a² हो गया, ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा बीटा इंटू वाई इक्वल टू जीरो. अब यहां बीटा की कोई भी नॉन जीरो अगर वैल्यू है, मान लीजिए बीटा की वैल्यू 5 है, तो भी ये इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो ही प्रोड्यूस करेगी. बीटा की वैल्यू -5 है, तो भी से वाई को जीरो आएगा. इसका मतलब बीटा इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू 1. बीटा कुछ भी नॉन जीरो है, उससे अल्टीमेटली क्या आएगा? वाई इक्वल टू जीरो. तो वी शुड हैव, हम क्या लिखेंगे इसमें? अल्फा इक्वल टू 2a. ये अल्फा निकल गया, गामा निकल गया. ठीक है, तो जब अल्फा गामा निकल गया तो बचा क्या? खाली बीटा. अब ये अल्फा बीटा की वैल्यू हम रख देते हैं 1 में, जो हमने 1 इनिशियली अज्यूम की थी. देखिए आप, यहां मैंने मिटा दी है. 1 हमारी क्या थी? सो 1 बिकम्स एक्स वाई एक्स, सॉरी क्या थी? एक्स प्लस ए इंटू वाई माइनस ए, एक्स प्लस वाई प्लस ए. ये तीनों असिम्प्टोट्स थी. फिर मैं लिखा था अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा. तो अभी हमने अल्फा नहीं लिखा है हमारा, नहीं अल्फा निकल गया 2a², है ना, बीटा नहीं लिखा है, और प्लस गामा. गामा आई थिंक a³ था. ठीक है ना, ये अपना इक्वेशन आगे लिखिए आप लोग. हाँ, अब केवल हमारा क्या बच रहा है? बीटा निकालना. तो ये लास्ट का जो कांस्टेंट है, ये फाइंड करने तर्कश. कौन सा टूल मौजूद है? हमें क्या पता है कि जो रिक्वायर्ड कर्व है या क्यूबिक कर्व जो हमें फाइंड करना है, वो -2a, 2a से भी पास होता है. तो गिवन है क्वेश्चन, तो हम वापस लॉजिक देंगे. सिंस द रिक्वायर्ड कर्व ऑल्सो पासिस थ्रू. ऑल्सो क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि एक तरह से ये सेकंड पॉइंट हो गया. फर्स्ट पॉइंट से पास हो रहा था, वो हमारा ओरिजिन था. ऑल्सो पासेस टू द पॉइंट -2a, -2a. सो अब आप इसमें -2a, -2a पुट कर दीजिए. तो देखिए आप इसमें क्या आता है? -2a से आएगा ये a, -2a प्लस a, -2a माइनस a इज -3a. और यहां पर क्या आएगा? -2a, -4a प्लस a, दैट इज -3a. फिर यहां पर x पुट करेंगे, यहां पर -2a, इट विल गिव्स -4a³ प्लस बीटा इंटू -2a प्लस a. यानी ये इक्वेशन में अब केवल बीटा फाइंड करने अननोन रह चुका है. तो बीटा को लेफ्ट हैंड में रखकर बाकी का उधर भेज देंगे. तो इट विल गिव्स मी 3 3 9, 9a³ -4a³ -2a बीटा प्लस a³ इक्वल्स टू 0. फिर हम इसको 2a बीटा इक्वल्स टू -9 -4 -13 प्लस a -12a³ and ultimately I can write beta equals to -6a². ठीक है साहब, तो बस ये बीटा की वैल्यू अब आप यहां पुट कर देंगे.
and it will becomes our required answer. So it is an important and good question. तो इस तरह के और क्वेश्चंस आप ट्राई करना, आपकी बुक्स में है और